हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी जीके बाय रविंद्र। जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षाओं में हमने मेवाड़ के गुहिल राजवंश की चर्चा की थी, जिसमें हमने अभी तक एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर रखी थी। ये इसका अंतिम क्लास होगी, जिसमें हम दिशा जो पब्लिकेशन की बुक आती है, दिशा पब्लिकेशन की, उसके जो प्रीवियस ईयर जो एमसीक्यूज़ हैं विद एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो आज की जो क्लास है उसमें जो पहला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि नैन्सी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है। मतलब मुहणोत नैन्सी की जो ख्यात है उसमें गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है। विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है 24। तो मुहणोत नैन्सी की जो ख्यात है उसमें गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख है। अब इसको हम व्याख्या के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि मुहणोत नैन्सी ने अपनी ख्यात मुहणोत नैन्सीरी ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का क्या किया है, उल्लेख किया है। कर्नल जेम्स टोड ने भी अपने गुरु ज्ञानचंद्र के मांडल के उपसार के संग्रहालय के आधार पर गुहिलों की 24 शाखाओं को माना है। मतलब कर्नल जेम्स टोड ने भी गुहिलों की 24 शाखाओं को ही माना है, लेकिन कविराज श्यामल दास ने गुहिलों की 36 शाखाएं बताई हैं। तो यहाँ पे तो आपको नैन्सी के अनुसार तो 24 हो गई, और अगर आप कविराज श्यामल दास के अनुसार देखें तो गुहिलों की 36 शाखाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हम्मीर या क्षेत्र सिंह? तो गुहिल वंश का जो प्रथम जो शासक था वो था बप्पा रावल। तो ऑप्शन के 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज में बड़ा कर लेता हूँ। तो देखो बप्पा रावल का जो शासन का जो काल था वो 734 से 753 ईस्वी का था। इनका जो मूल नाम था वो कालभोज था। इन्हें बप्पा रावल की उपाधि जो उपाधि है इनके गुरु हारित ऋषि ने दी थी। और 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के राजा मानमोरी को हराकर मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की क्या रखी, नींव डाली। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई? तो आप सबको पता है कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1303। तो इसको व्याख्या के द्वारा समझा जाता है, समझने का प्रयास और अच्छे से करते हैं कि ऐसा माना जाता है कि सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की पुत्री थी रानी पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303, ये डेट आप याद रखेंगे, चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 को क्या किया, आक्रमण किया। लगभग 7 महीने के घेरे के बाद 26 अगस्त 1303 ईस्वी को दुर्ग पर क्या कर अधिकार कर रतन सिंह को बंदी बनाया। गोरा पद्मिनी का चाचा तथा बादल पद्मिनी का भाई द्वारा मुक्ति के प्रयास के दौरान रतन सिंह की क्या होगी, मृत्यु हो गई। रानी पद्मिनी ने सैकड़ों राजपूत स्त्रियों के साथ क्या किया, जोहर किया, जो मेवाड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाता है। जो 1303 में रानी पद्मिनी ने राजपूत स्त्रियों के साथ जो जोहर किया था वो मेवाड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाता है। ज्ञातव्य हो कि साके में प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे, जिसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में किया है। मतलब ये जब साका हुआ तो प्रसिद्ध इतिहासकार थे अमीर खुसरो, वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे उस समय, और उन्होंने इसका जो वर्णन है उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह नामक ग्रंथ में किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 1303 में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा। तो पीटीआई में एग्ज़ाम में पूछा गया है 2018 में। इसके अलावा सेकंड ग्रेड मैथ में 2011 में, जेल पहरे में 2017 में पूछा गया है। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीता तो उसने इसका जो प्रशासक है अपने पुत्र खिजर खां को नियुक्त किया और चित्तौड़गढ़ का जो नाम बदलकर उसने खिजराबाद रखा। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और व्याख्या के द्वारा हम बेहतर समझने का प्रयास करते हैं कि चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर क्या रखा, खिजराबाद रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे। मतलब सिसोदिया जो वंश है उसके पूर्वज कौन बना था। इसमें राणा उदय सिंह फर्स्ट, राणा प्रताप, राणा कुंभा या राणा हमीर। देखो ये सभी सिसोदिया वंश से संबंधित हैं, लेकिन सिसोदिया जो वंश है उसमें सबसे पहले जो शासक बनता है या कह सकते हैं कि पूर्वज जो सभी का पूर्वज है वो है राणा हमीर। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें व्याख्या के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि राणा हमीर ने, इनका जो कार्यकाल था 1326 से 1364 ईस्वी, इन्हें मेवाड़ का उद्धारक और राणा हमीर इन्हें मेवाड़ का उद्धारक, देखो ये मेवाड़ का उद्धारक, ये आपको ध्यान रखना है, एवं सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन मतलब विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश कहा गया है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि इसको कौन कौन सी उपाधि दी गई है। एक तो मेवाड़ का उद्धारक है और सिसोदा जो राजवंश है, सिसोदिया जो वंश है इसका वास्तविक संस्थापक है। इसके अलावा कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है इसमें राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की इसको संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, क्षेत्र सिंह, रतन सिंह, लक्ष्य सिंह या कुंभा या कुंभकर्ण। तो महाराणा लाखा के समय जावर में चांदी की खान प्राप्त होती है। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो व्याख्या के द्वारा समझते हैं कि महाराणा लाखा के राजत्व काल में मगरा जिले के जावर गांव में चांदी की खान निकल आई, जिससे चांदी और सीसा बहुत मात्रा में निकलने लगा, जिससे राज्य की आय में अत्यधिक वृद्धि हुई। तो आपको ध्यान रखना है कि जावर में जो चांदी की जो खान है वो किसके शासनकाल में निकलती है, राणा लाखा के समय निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ है राणा कुंभाकृत हैं। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध या कलानिधि। तो देखो संगीत राज भी महाराणा कुंभा का ही ग्रंथ है, संगीत मीमांसा भी महाराणा कुंभा का ही ग्रंथ है और सुधा प्रबंध जो है ये भी महाराणा कुंभा का ग्रंथ है। लेकिन जो कलानिधि जो ये ग्रंथ है ये महाराणा कुंभा का नहीं है। तो 1, 2, 3 जिसमें सही है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसको व्याख्या के द्वारा समझते हैं। कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। कुंभा ने जयदेव की प्रसिद्ध कृति गीत गोविंद पर रसिक प्रिया के नाम से क्या लिखी, टीका लिखी। और चंडी शतक की व्याख्या मतलब एक टीका है एवं संगीत रत्नाकर की टीका इसने लिखी। इन्होंने एकलिंग महात्म्य पुस्तक के प्रथम भाग राजवर्णन, अंतिम भाग कुंभा के वैतनिक कवि कान्य व्यास ने लिखा था इसका की रचना की थी। कुंभा के अन्य प्रमुख ग्रंथों में से कामराज रतिसार जिसके 7 अंग हैं या 7 भाग हैं, सुधा प्रबंध है, संगीत क्रम दीपिका है, नवीन गीत गोविंद वाद्य प्रबंध है, संगीत सुधा है, नृत्य रतन कोश है और हरिवर्तिका है। तो इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं जो यहाँ पे अंडरलाइन जो आपको दिख रहे हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। जैसे ये तो आपको रखना ही है याद। देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है उसके ऊपर लिखा है, एक तो संगीत राज हो गया कुंभा का,
इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। संगीत मीमांसा हो गया, शूड प्रबंध हो गया। इसके अलावा इन्होंने जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी, तो रसिक प्रिया इसका ग्रंथ है। इसके अलावा चंडी शतक, ये भी इम्पोर्टेंट है, एवं संगीत रत्नाकर की टीका लिखी। इन्होंने एकलिंग महात्म्य के पुस्तक के प्रथम भाग राजवर्णन की रचना की थी। इसके अलावा देखो कामराज रतिसार हो गया, सुधा प्रबंध हो गया, संगीत क्रम दीपिका हो गया, नवीन गीत गोविंद हो गया। इसके अलावा नृत्य रत्न कोश जो अंडरलाइन है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधा प्रबंध किसने लिखी? JEN एग्ज़ाम में पूछा गया 2022 में ये। तो इसका सही आंसर होगा महाराणा कुंभा, जैसा कि हमने अभी व्याख्या में समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 7, 4, 9 या 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5। तो महाराणा कुंभा द्वारा जो संगीत राज जो ग्रंथ है वो कितने कोशों में विभक्त है? 5 कोशों में विभक्त है। इसको व्याख्या के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अब इसको व्याख्या के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो संगीत राज कुंभा द्वारा रचित सभी ग्रंथों में सबसे बृहद, सर्वश्रेष्ठ व सिरमौर ग्रंथ है। मतलब महाराणा कुंभा ने जो संगीत राज नामक जो ग्रंथ लिखा वो सभी ग्रंथों में सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है और सिरमौर ग्रंथ है। मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ, सिरमौर का मतलब होता है कि सबसे ऊपर होना, कहने का मतलब। शास्त्रीय संगीत के अपूर्व ग्रंथ संगीत राज को 5 भागों में या रत्न कोश में क्या किया जाता है? विभाजित किया गया है। अब वो रत्न कोश कौन कौन से हैं? पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। ये इसके भाग हैं। किसके? कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज के। रत्न कोशों को उल्लासों में और उल्लासों को परिरक्षणों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो संगीत राज, रसिक प्रिया, राजवल्लभ और संगीत मीमांसा। तो आप सबको पता है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है या पहले चर्चा की है। LDC 2018 में प्रश्न पूछा गया कि संगीत राज भी कुंभा का ग्रंथ है, रसिक प्रिया भी कुंभा का ग्रंथ है, संगीत मीमांसा भी कुंभा का ग्रंथ है, लेकिन राज जो वल्लभ है ये महाराणा कुंभा का ग्रंथ नहीं है। तो ऑप्शन जो 3 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो व्याख्या के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन वास्तुकला के विख्यात शिल्पी थे। उनके प्रमुख ग्रंथ विषय वस्तु निम्न है। सबसे पहले है रूप मंडन। इसकी विषय वस्तु है मूर्तिकला विषयक, जिसमें 6 अध्याय हैं। दूसरा जो ग्रंथ है देव मूर्ति प्रकरण या रूपावतार। इसकी विषय वस्तु है मूर्ति निर्माण, प्रतिमा स्थापना, 8 अध्यायों में है ये। वास्तु मंडन है जिसमें वास्तुकला के बारे में है। वास्तुसार है जिसमें दुर्ग, भवन, नगर निर्माण, राजप्रसाद, ये इसकी विषय वस्तु है। इसके बाद कोदंड मंडन, इसमें धनुर्विद्या के बारे में दिया गया है। शकुन मंडन में शगुन व अपशगुन के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। वैद्य मंडन में व्याधियों और निदान का बारे में इसमें जानकारी मिलती है। प्रसाद मंडन में देवालय निर्माण कला के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। राजवल्लभ मंडन, इसमें मंडन ने सामान्य नागरिकों के आवासीय गुणों से लेकर राजप्रसाद, नगर रचना का क्या किया है? विस्तृत वर्णन किया है। और राजवल्लभ जो मंडन है ये 14 अध्यायों में क्या है? विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? अब इसमें कौन सा ग्रंथ है जो कुंभा की रचना नहीं है? जैसे नृत्य रत्न कोश, कलानिधि, रसिक प्रिया या सुधा प्रबंध। तो हमने आपको बताया था कि नृत्य रत्न कोश भी कुंभा की रचना है, रसिक प्रिया भी कुंभा की रचना है, सुधा जो प्रबंध है वो भी कुंभा की रचना है, लेकिन कला जो निधि है ये महाराणा कुंभा की रचना नहीं है। तो ऑप्शन जो 3 जो है नहीं है, इसी वही चाहिए हमें।
तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसको व्याख्या के द्वारा समझते हैं कि मंडन के पुत्र गोविंद ने कलानिधि, उद्गार, घूर्णी व द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की। मतलब यहाँ पे जो कलानिधि नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की, मंडन का जो पुत्र था गोविंद उसने इसकी रचना की थी। कलानिधि देवालों के शिखर विधान पर केंद्रित है, जिसे शिखर रचना व शिखर के अंग उपांगों के संबंध में कदाचित एकमात्र स्वतंत्र ग्रंथ कहा जा सकता है। आयुर्वेद के रूप में गोविंद की रचना सार समुच्चय में विभिन्न व्याधियों के निदान व उपचार की विधियां दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। मतलब कौन सा विद्वान था जो महाराणा कुंभा के दरबार में नहीं था। जो RS 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, नाथा, मुनि जिन विजयसुरी, मुनि सुंदरसुरी या टीला भट्ट। तो कुंभा के दरबार में देखो नाथा भी दरबारी विद्वान था, मुनि सुंदरसुरी भी था, टीला भट्ट भी था, लेकिन मुनि जिन विजयसुरी जो था वो नहीं था। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि कुंभा के दरबार में कौन कौन थे। कुंभा के दरबारी साहित्यकार मंडन, गोविंद हो गया, नाथा हो गया, सारंग व्यास हो गया, सुंदरगणी हो गया, टीला भट्ट हो गया तथा कुंभाकालीन प्रसिद्ध जैनाचार्यों में भुवन सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर सूरी, मुनि जिनसेन सूरी, भुवन कीर्ति, सोमदेव हो गया, सुंदर सूरी हो गया, मुनि सुंदर हो गया, माणिक्य आदि क्या थे, प्रमुख थे। तो ये तो जैन आचार्य हो गए नीचे वाले तो सारे, और साहित्यकार हो गए मंडन, गोविंद, नाथा, सारंग व्यास, सुंदरगणी, टीला भट्ट, और कुंभाकालीन जैसे जैनाचार्य में तो हो गए नीचे वाले सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे। कौन से जैन विद्वान हैं जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे। आपके पास है मुनि जिनसेन सूरी, मुनि जिन विजय सूरी, मुनि उदोतन सूरी या चौथा जो ऑप्शन है हेमेंद्र। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है मुनि जिनसेन सूरी जो हैं ये केवल कुंभा के दरबार में थे, बाकी ये सब कुंभा के दरबार में नहीं थे। तो इसको व्याख्या के द्वारा हम ऊपर समझ चुके हैं कि कौन कौन से जैन आचार्य थे कुंभा के दरबार में और कौन कौन से साहित्यकार थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे। आपके पास 4 ऑप्शन है, कुंभा, सांघा, बहारमल और जयसिंह। तो आप सबको पता है कि महाराणा जो कुंभा थे इनको अभिनव जो भट्टाचार्य की उपाधि से नवाजा गया था। तो इसका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन 1 हो जाएगा, कुंभा। अब इसमें देखते हैं व्याख्या के द्वारा, अभिनव भट्टाचार्य या नव्य भारत संगीत के क्षेत्र में कुंभा के विपुल ज्ञान के कारण प्रदान की गई ये उपाधि। नाट्य शास्त्र का अच्छा ज्ञाता होने के कारण महाराणा कुंभा को नव्य भरत भी कहते हैं। तो देखो संगीत का विपुल ज्ञान था इसीलिए तो इनको अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई, और नाट्य शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण इनको नव्य भरत की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, भैंसोरगढ़, मचान दुर्ग, भूमट दुर्ग या बसंती दुर्ग। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो भैंसोरगढ़ है। तो भैंसोरगढ़ जो दुर्ग है वो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। बाकी मचान दुर्ग भी महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। भूमट दुर्ग, बसंती दुर्ग, ये सारे महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। अब देखो इसको व्याख्या के द्वारा बहुत और भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ राज्य के कुल 84 दुर्गों में से 32 जो दुर्ग हैं का जो निर्माण है महाराणा कुंभा ने बनवाए, जिसमें कुंभलगढ़ जैसे राजसमंद में है, अचलगढ़ आबू में है, बसंती दुर्ग सिरोही में प्रसिद्ध है। मेरों के प्रभाव को
बढ़ने से रोकने के लिए मचान दुर्ग का क्या क्या निर्माण कराया, निर्माण कराया। कोलन और बदनौर के निकट बैराट के दुर्गों की स्थापना की गई। भोमट का दुर्ग बनाकर भीलों की शक्ति को नियंत्रित किया गया। कुंभा ने कई जर्जर दुर्गों का क्या कराया, जीर्णोद्धार कराया। इसी कारण कुंभा को राजस्थानी वास्तुकला का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि राजस्थानी जो वास्तुकला है उसका जनक कौन हो गया, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। तो देखो महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। अब देखो इसको भी व्याख्या के द्वारा और अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। एक तो 122 फीट ऊंचे 9 मंजिला इस स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा मालवा, जहाँ का शासक था सुल्तान महमूद खिलजी, सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति में इसका करवाया गया। इसका निर्माण 1440 से 1448 तक इसका निर्माण हुआ, मतलब 8 साल चला। इसको प्रशस्तियों में कीर्ति स्तंभ भी कहा गया है। इसका निर्माण जैता व उसके पुत्र नामा, पोमा और पुंजा के निर्देशन में किया गया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कवि अत्रि था। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत माना है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा गया है। तो देखो आपको विजय स्तंभ के बारे में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। हाँ, अब एक एक चीज़ें देखो। जो विजय जो स्तंभ है भगवान विष्णु को समर्पित है, 122 फीट ऊंचा है, 9 मंजिला है। निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा कराया। मालवा पर सारंगपुर जो विजय है उसके विजय की स्मृति में इसका निर्माण कराया। और मालवा का जो तत्कालीन जो शासक था वो सुल्तान महमूद खिलजी था। ये 1440 से 1448 तक इसका निर्माण हुआ, मतलब 8 साल चला। इसको प्रशस्तियों में जो विजय स्तंभ है इसको कीर्ति स्तंभ भी कहा गया है। अब जो विजय स्तंभ है इसका जो निर्माण है जैता और उसके पुत्र नामा, पोमा और पुंजा के निर्देशन में किया गया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का जो प्रशस्तिकार जो था वो था कवि अत्रि। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ इमारत माना है, ये भी। और विजय स्तंभ के बारे में है कि इसे भारतीय मूर्तिकला का क्या कहा जाता है, विश्वकोश कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों में से सही तथ्य है। मतलब चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है इसके बारे में कुछ तथ्य हैं जिसमें से सही तथ्य कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया। बिल्कुल सही बात है, विजय स्तंभ को महाराणा कुंभा ने ही सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। इसमें कुल 11 मंजिलें हैं। अभी अभी हमने पढ़ा है कि इसमें 9 मंजिल हैं केवल, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट। इसके अलावा इसमें देखते हैं कि इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है, 2 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया। 4 ऑप्शन है, 1437, 1443, 1517 या 1424। तो सारंगपुर का जो युद्ध है वो 1437 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब व्याख्या के द्वारा और समझते हैं सारंगपुर विजय के बारे में, सारंगपुर युद्ध के बारे में। सारंगपुर का जो युद्ध है 1437 ईस्वी में लड़ा गया। अब किन किन के बीच में लड़ा गया कि महाराणा कुंभा एवं मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में यह युद्ध हुआ, जिसमें कुंभा की क्या हुई, विजय हुई। ये दोनों ही राज्य पड़ोसी थे और राज्य विस्तार के क्या थे, इच्छुक थे। मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ के शत्रु महपा पंवार को आश्रय प्रदान किया। मतलब युद्ध का जो कारण था वो महपा पंवार को
आश्रय प्रदान करना था। किसने किया था? मालवा के सुल्तान ने। कुंभा ने महपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने के लिए पत्र लिखा, लेकिन महमूद खिलजी ने शरणागत को लौटाना स्वीकार नहीं किया। अतः दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें महमूद खिलजी की क्या हो गई? पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तभी अभी हमने इस युद्ध के बारे में पढ़ा है, सारंगपुर युद्ध के बारे में, जिसमें हमने पूरे डिटेल से पढ़ा है। लेकिन एक बार फिर से ऑप्शंस के द्वारा देखते हैं हम। कारण ए है, ऑप्शन ए कहता है कि नागौर पर राजनीतिक नियंत्रण का मुद्दा, तो ये बिल्कुल नहीं था। ऑप्शन बी है मालवा के महपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार। तो देखो यही हमने पढ़ा था कि महपा पंवार को मालवा शासक महमूद खिलजी ने लौटाने से मना कर दिया था। इसी कारण महाराणा कुंभा और मेवाड़ के मालवा के महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर युद्ध होता है। तो यही सही कारण है। इसके अलावा भी 2 कारण और हैं जिनको देख सकते हैं, वैसे तो हम बाकी कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? मालवा और गुजरात, मेवाड़ और गुजरात, मालवा और मेवाड़, या मेवाड़ और या मारवाड़। तो चंपानेर की जो संधि है वो 1456 में होती है और मालवा और गुजरात के मध्य ये संधि होती है। तो ऑप्शन 1 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब चंपानेर की संधि के बारे में हम विस्तृत से और चर्चा करते हैं कि चंपारण या चंपानेर की जो संधि है 1456 ईस्वी में महाराणा कुंभा के विरुद्ध मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी। इसके अनुसार मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना मेवाड़ पर आक्रमण करेगी तथा विजय के उपरांत मेवाड़ को आपस में बांट लिया जाएगा। तो चंपानेर की संधि के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चला होगा। तो आप में इसमें याद रखने वाली जो चीज़ें हैं, एक तो इसकी डेट याद रखनी है, 1456 में हुई है, और किस किस के बीच में होती है ये आपको ध्यान रखना है, मालवा और गुजरात। अब शासक कौन है? मालवा का महमूद खिलजी और गुजरात का है सुल्तान कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदूपत कहा? कुंभा, सांगा, नागभट्ट सेकंड या अर्णोराज। तो हिंदूपत जो कहा वो है महाराणा सांगा को। तो ये उपाधि किसकी है? महाराणा सांगा की। तो इसको व्याख्या के द्वारा और समझने का प्रयास करते हैं कि महाराणा सांगा, जिसका शासनकाल जो रहा 1509 से 1528 तक, सांगा भारतीय इतिहास में हिंदूपत नाम से क्या था? विख्यात है। कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा सांगा को सिपाही का अंश कहा। कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा सांगा को सिपाही का अंश कहा। महाराणा संग्राम सिंह या महाराणा सांगा मेवाड़ के परम यशस्वी महाराणा कुंभा के पौत्र और महाराणा रायमल के क्या थे? पुत्र थे। महाराणा कुंभा के तो क्या थे? पौत्र थे और रायमल के पुत्र थे। अजमेर के करमचंद पंवार ने सांगा को उनके बड़े भाइयों से बचाकर अज्ञातवास में रखा था तथा राज्याभिषेक से पूर्व तक वे सांगा के आश्रयदाता बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध और खनवा का युद्ध। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है, इब्राहिम लोदी को उन्होंने खातौली के युद्ध में परास्त किया था। जो खातौली नामक जो जगह है कोटा में है वर्तमान में। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब खातौली का जो युद्ध है इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो खातौली यहाँ पीपलदा तहसील है कोटा में का युद्ध 1517, इसको ध्यान रखना है, महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा क्या रहा? विजयी रहा किंतु लंगड़ा हो गया। इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बनाया गया यहाँ पे खातौली के युद्ध में। तो आपको एक तो डेट 1517 में खातौली का युद्ध होता है। खातौली वर्तमान में कोटा में है। किस किस के मध्य होता है? महाराणा सांगा
और इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा एक बार फ़ॉन्ट साइज फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? तो कौन सा युद्ध था जिसमें मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था? तो ऑप्शन है पानीपत, घाघरा, खानवा या बयाना। तो देखो, बयाना का जो युद्ध था जिसमें महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो 4 है। अब इसको व्याख्या के द्वारा समझते हैं कि 16 फरवरी 1527 को सांगा ने बाबर की सेना को बयाना दुर्ग पर बाबर की सेना को हराकर बयाना दुर्ग पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर को पराजित किया था। अब ये देखो कितनी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सेम प्रश्न रिपीट हुआ है, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं कि महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो सबको पता है 17 मार्च 1527। ये डेट आपको याद ही होनी चाहिए। तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। अब इसको देखते हैं खानवा के युद्ध के बारे में क्या है कि 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में राणा सांगा और मुगल सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। खानवा का मैदान आधुनिक भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में ही स्थित है। खानवा के युद्ध में राणा की सेना में अफगान सुल्तान महमूद लोदी, देखो ये कौन कौन उसके पक्ष में लड़े, ये आपको ध्यान रखना है। खानवा के युद्ध में राणा की सेना में कौन कौन थे? अफगान सुल्तान महमूद लोदी। दूसरा है मेव शासक हसन खां मेवाती, मारवाड़ के राव गंगा का पुत्र मालदेव, बीकानेर के राव जैतसी का पुत्र कुंवर कल्याणमल, आमेर का राजा पृथ्वीराज, ईडर का राजा भारमल, मेड़ता का रायमल राठौड़, रायसीन का सहेल्दी तंवर। अंतिम समय पर समर्थन इसने क्या कर लिया? वापस ले लिया था राणा सांगा से और बाबर की सेना में मिल गया था। चंदेरी का मेदिनी राय, नागौर का खानजादा, सिरोही का अखैराज सोन, वागड़ या डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, सलुम्बर का रावत रतन सिंह, वीरमदेव मेड़तिया और देवलिया का रावत बाग सिंह, नरबद हाड़ा, वीर सिंह देव, गोकुल दास परमार, झाला अज्जा आदि शामिल थे। अब देखो, महाराणा सांगा की सेना में कौन कौन से शासकों ने साथ दिया, ये आपको जैसे अंडरलाइन जो हैं वो सारे आपको याद रखने एक बार। तो मैं इम्पोर्टेंट तो यही है कि महमूद लोदी हो गया, हसन खां मेवाती हो गया, मालदेव हो गया, ईडर का राजा भारमल हो गया, रायसीना का सहेल्दी तंवर जो अंतिम समय में बाबर की तरफ चला गया था, चंदेरी का मेदिनी राय हो गया, इसके अलावा डूंगरपुर का वागड़ का रावल उदय सिंह हो गया। इसके अलावा जो अंडरलाइन है उनको आप सबको देखना है। इसके अलावा देवलिया का रावत बाग सिंह हो गया, वीरमदेव मेड़तिया हो गया, गोकुलदास परमार हो गया, झाला अज्जा हो गया। ये कौन थे? महाराणा सांगा की तरफ से सम्मिलित थे। अब देखो, इसमें राणा सांगा ने खानवा के युद्ध से पहले पाती परवन की राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित करके राजस्थान के प्रत्येक सरदार को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का क्या किया? निमंत्रण दिया था। राणा सांगा अंतिम हिंदू शासक थे जिनके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए क्या हुई थी? सम्मिलित हुई। मतलब राणा सांगा एक अंतिम हिंदू राजा था जिनके सेनापतित्व में सभी जो राजपूत जातियां हैं विदेशियों को भारत से बाहर निकालने के लिए एक मंच पे आई थी, कह सकते हैं कि एक साथ लड़े थे, कहने का मतलब। तो उम्मीद करता हूँ सबसे पहले आपको देखो कौन कौन से शासक राणा सांगा के पक्ष में लड़े, एक तो ये ध्यान रखना है, ये डेट याद रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो पाती परवन की जो प्रथा है ये महाराणा सांगा ने चलाई, ये आपको ध्यान रखना है।